दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं विशोक सिंह। आज की प्रैक्टिस सेट में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का हम द्वितीय पेपर यानी जो सी सेट होता है उसमें हम हिंदी का जो टॉपिक रहता है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसमें हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे पेपर हमने सॉल्व करा रखे हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जो लोग 2023 में प्री की परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सारे प्रैक्टिस सेट भी आप देख सकते हैं। प्ले हिंदी का जो टॉपिक है उसमें से हमने जो भी प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे 2021 में, तो वो सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है। तो देखिए यहाँ पे जिजीविसा का अर्थ है हिंदी में, यहाँ पे आपको पूछा गया। पहला प्रश्न आप देखेंगे, जिजीविसा का अर्थ है जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा या फिर प्रबल इच्छा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए जिजीविसा का मतलब आप देख पा रहे होंगे, जिजीविसा का मतलब है यहाँ पे जीने की इच्छा से लिया गया है। ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। तो जिजीविसा का जो अर्थ होता है जीने की इच्छा है, जीतने की इच्छा है। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें पूछा गया है उसने नहाकर भोजन किया। डैश वाक्य में नहाकर, उसने क्या कहा, नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है वो आपको बताना है। क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, या द्विक्रमक क्रिया है, या संयुक्त है, या पूर्वकालिक क्रिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ेंगे, उसने नहाकर, पहले नहाया और उसके बाद क्या किया, फिर भोजन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है पूर्वकालिक, यानी पहले कोई काम पहले किया उसके बाद दूसरा काम किया, तो ये हो जाता है आपका पूर्वकालिक क्रिया, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी पहले उसने नहाया और नहाने के बाद उसने क्या किया, पहला कार्य समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य किया, इसीलिए इस पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया हम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हालांकि आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे यूट्यूब पे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि जो बिगनर होता है, जो नया होता है, तो उसको सपोर्ट करना सभी का दायित्व बनता है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग हमें भी सपोर्ट करें जैसे और लोगों को सपोर्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, तीसरा नंबर, हो सकता है वह आया हो वाक्य है। देखिए यहाँ पे हो सकता है वह आया हो, इस वाक्य में क्या कहा है, अनिश्चित वर्तमान, या फिर संदिग्ध वर्तमान, या फिर संभाव्य वर्तमान, या फिर अपूर्ण वर्तमान। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो होगा वो आपका हो सकता है। हो सकता का मतलब संभावना उसने व्यक्त की है, तो आपका यहाँ संभाव्य वर्तमान आपका सही जवाब हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या संभावना व्यक्त की है, हो सकता है वह आया हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या उसने, व्यक्ति ने संभावना व्यक्त की है, तो ये हो जाता है संभाव्य वर्तमान। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिंदी में आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सी सेट को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप पहले उन टॉपिकों को करें जो आपको बहुत इजी लगते हैं। जैसे कि हिंदी में आप जो है 20 से 30 क्वेश्चन है, और 20 से 30 क्वेश्चन जो है आपको 20 से 30 मिनट में आपको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और केवल ये पासिंग क्वालिफाइंग पेपर होता है। यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं, 33% मार्क्स लाने होते हैं, और यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका पेपर फर्स्ट जो है वो आपका चेक नहीं किया जाता है। तो इसमें केवल और केवल कोई मेरिट नहीं बननी है, आपको पास करना है और वो क्वेश्चन करने अटैम्प्ट जो केवल आपको आते हों। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको केवल 50 क्वेश्चन जो है आपको लगभग करने हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 100 में से 50 अगर क्वेश्चन कर लिए, और जिसमें से आपको लगभग 33% आपको पास करने के लिए मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको झंडे नहीं गाड़ने हैं, सिर्फ आपको पास करने के लिए इसमें से करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द
या तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ तत्सम और तद्भव की दृष्टि से आवश्यक ओस शुद्ध युग्म है। कौन सा? ओस जो है आपका शुद्ध युग्म है, ठीक है ना, क्योंकि यह विकल्प अन्य विकल्प जो हैं आपके उनमें से क्या है, अशुद्ध है। इसके शुद्ध युग्म जो है आपके नक्षत्र हो गया, नखत हो गया, पकवान हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपके शुद्ध युग्म चुनना है, तो ये आपका सही जवाब आपका डी आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, यानी प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 9 तक इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उनके उत्तर देना है। तो देखिए गद्यांश यहाँ से आपका हो जाता है स्टार्ट, यानी प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया, किंतु आज का जो मानव है, अब पूरा स्टेटमेंट इसका हम पढ़ेंगे आगे, फिर हम इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उन चीज़ों को अंडरलाइन करते रहिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं, ठीक है ना। फिर आप अपने जीवन काल में पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने का प्रयास में है और उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धनी, सत्ताधीश, तदाच्युत, संतानवान, ठीक है ना, और निरसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की। मरुमरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। विद्वानों का विचार संसार के सुख का मार्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद हमें जो है आगे क्वेश्चंस दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे 5 देखते हैं। इसमें कहा आत्मसंयम का तात्पर्य क्या है। तो केवल अपना दिमाग नहीं लगाना है। आत्मसंयम का तात्पर्य अपनी आत्मा पर नियंत्रण करना, अपनी भावनाओं का नियमन या फिर अपने मन का वशीकरण या इंद्रियों के विषय में प्रति आकर्षण पर संयम, ठीक है ना। तो संयमन, ठीक है। तो देखिए केवल यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसी के आधार पर इसके आंसर देने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है, यानी आत्म संयमन का तात्पर्य इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयम, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है आपका डी आंसर आपका सही जवाब है। आप स्टेटमेंट में पीछे जा कर के इसको अगर हम देखेंगे तो आत्म संयम का तात्पर्य है, आप देखेंगे यहाँ पे आत्म संयम मन, किंतु देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये यहाँ पे एक आत्म संयमन दिया है और एक आपका यहाँ आत्म संयमन दिया है, ठीक है ना। तो इनको आप पढ़ेंगे आत्म संयम, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रियों विषयों को प्राप्ति आनंद ढूंढ रहा है, ठीक है। और आत्म संयमन भौतिक पदार्थ, तो देखिए यहाँ पे ये देखा आ गया, इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है, ठीक है। तो यही जो है आपका इंद्रियों के विषय पर या इंद्रियों के विषय की प्राप्ति आकर्षण का संयम है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो यही स्टेटमेंट आपको आत्म संयम का तात्पर्य इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण का संयमन, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका लिखा है इसकी जो सही वर्तनी है वो क्या है वो आपको बताना है, देखिए, ठीक है। तो स के बाद ए आ रहा, त आ रहा, फिर त आ रहा। तो देखिए ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आप इसको वर्तनी को देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको हलंत तलंत लगा के इसको कराया। पहले स छोटा है तो स पे हलंत लगा, ठीक है। फिर ए आ रहा, फिर ए, फिर त पे हलंत, फिर त पे आ का डंडा है तो फिर इसलिए इसको यहाँ, और फिर ये देखो ए कर दिया है, ठीक है ना। तो बड़ा ए क्योंकि ता पे डंडा है। फिर च आधा है तो इसको च बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद या ऊ क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा है इस पर, फिर त, ठीक है ना। फिर त के बाद ए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहा गया है आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है। देखिए सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, या फिर संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। तो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था
तो उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाता है सी आपका सही जवाब। क्योंकि हमने ये देखा है आज का मानव जो है सुख समृद्धि, जो संसार की सुख समृद्धि उसको बटोरने में लगा पड़ा है। मतलब ये भी हो वो भी हो, हर चीज़ मतलब कितना भी हो पर्याप्त नहीं है, लेकिन क्या है और हो किसी भी प्रकार से इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो क्या है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि स्टेटमेंट में भी आपका ये दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ है, यानी जो गद्यांश अभी दिया है भौतिक पदार्थ क्या है। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था भौतिक पदार्थ क्या सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, केवल आनंद दे सकते हैं, ना सुख दे सकते हैं और ना आनंद। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पे देखो सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं, तो ये है इस चीज़ का स्टेटमेंट में भी आपको यहाँ पे दिया गया है। स्टेटमेंट आप देख लेंगे पॉज करके, वहाँ बैक में जा करके आप वहाँ पे देख करके भी इसको टिक कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है क्या मानवीय करुणा का कारण, या फिर मानवीय सुखों का मूल कारण, या अमानवीय कृत्यों का कारण, या मानवीय दुखों का मूल कारण। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो जाता है डी आंसर है। क्योंकि स्टेटमेंट में यही कहा है भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण क्या है मानवीय दुखों का मूल कारण है। क्योंकि भौतिक जो है आपके पदार्थों जो इंद्रियां हैं उनका प्रबल आकर्षण, अरे ये भी चीज़ हो वो भी चीज़ हो, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या है हमारे जो आकर्षण है इंद्रियों पर, जो हम अपने इंद्रियों पर काबू नहीं पा पाते हैं, तो उसका यही कारण होता है, मानवीय दुखों का मूल कारण होता है, ठीक है ना। तो हर इंसान जो है आज के समय में दुखी है, तो वो किस कारण से है अपने इंद्रियों को बस में ना करने की वजह से, ठीक है ना। कई बार होता है परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं, और इससे क्या होता है मानवीय दुखों का मूल कारण बनता है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल डी आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ। देखिए ये कितने सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल गलत नहीं कर पाएंगे, और बड़े आसानी के ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट में आपने 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो आपने देखे, और ये 4-5 क्वेश्चन बड़े आसानी से गलत होने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर खो देना, तो देखिए ये तो होता नहीं, ठीक है ना। अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना, ये भी नहीं होता। अवसर को पहचानना, देखिए पहचानना भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अवसर का लाभ उठाना, यानी कहा नहीं जाता कि मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया ना, तो वो कोई अवसर होता है उसका लाभ उठाना, ये आपका क्या कहलाता है बहती गंगा में हाथ धोना, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 11। इसमें पूछा है अज का अर्थ नहीं है, यानी यहाँ पे अज का अर्थ नहीं है वो पूछा गया है, वो कौन सा नहीं है जिसका जन्म ना हो, या फिर दशरथ के पिता, या मोती, या ब्रह्मा विष्णु शिव, ठीक है। तो अज का जो अर्थ है वो क्या नहीं है। देखिए इसका जो राइट आंसर है मोती नहीं है, क्या मोती नहीं है, बाकी की ये सब जो है सब जो है अज का अर्थ है। मोती जो है वो आपका नहीं है, यानी अज का अर्थ जिसका जन्म ना हो, या दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु महेश, जबकि मोती अज का अर्थ नहीं है। ये सारे अज के अर्थ हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए, ठीक है ना। तो सही युग्म आपको चुनना है। गलीचा क्या पुर्तगाली है, या फिर आमदनी फारसी शब्द है, अंग्रेजी फ्रेंच शब्द है, या पादरी तुर्की शब्द है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 12 है, और इसमें आपको इसका सही सुमेलित चुनना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका आमदनी जो है ये आपका क्या है फारसी शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है ना। यानी आमदनी जो है वो फारसी है, जबकि गलीचा जो शब्द है ये क्या है, ये भी फारसी है, फारसी पादरी शब्द तुर्की का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये आपका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 13, और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अनुकरण, निहत्ता, व्याकरण, आगमन। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाता है निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिकार उपसर्गों का
प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है आपका व्याकरण। ठीक है ना। व्याकरण जो है आपका दो उपसर्ग यानी विधन तथा आ बी, ठीक है ना, तथा आ, ठीक है ना, है, शेष सभी में एक उपसर्ग है, अनुकरण में अनु, निहत्ता में नि तथा आगमन में क्या है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। व्याकरण में क्या है, उपसर्ग जो है का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या शब्द है यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली में लिखी गई है। ठीक है, कृष्णायन जो है आपका उत्तर प्रदेश की किस बोली में लिखी गई है, खड़ी बोली में, अवधी बोली में, ब्रज बोली में या फिर बघेली बोली में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 और इसमें पूछा गया है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है अवधी बोली में लिखी गई है। ठीक है ना, यानी अवधी भाषा में रचित कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, श्री द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है ना, द्वारिका प्रसाद मिश्र, मिश्र द्वारा। ठीक है ना, मिश्र होगा, मिश्रा नहीं, मिश्र। ठीक है ना, मिश्र द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, और उन्होंने इसको जो है 1942 में जेल में रहते हुए लिखा था। कब लिखा था, सबसे बड़ी बात है 1942 में, 1942 जेल में रहते हुए लिखा था इसको। ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जन्म से लेकर सर्वारोहण तक का वर्णन इनकी भाषा शैली में रामचरितमानस के जो समान है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है अवधी बोली। और किसने लिखी है, ये लिखी है द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, जेल में 1942 में, इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, आजीवन में समास है। आजीवन जो है आपका, इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर द्वंद्व समास है, फिर कर्मधारय समास है। तो देखिए आजीवन जो है इसमें अव्ययीभाव समास है। ठीक है ना, कौन सा है, आजीवन जो है इसमें अव्ययीभाव समास है। समास वगैरह आप लोग पढ़ लेना थोड़े से अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जिसका विग्रह होता है जीवन भर। ठीक है, क्या होता है, इसका विग्रह होता है जीवन भर। चलिए आजीवन का, ठीक है ना, जीवन भर, इसका आजीवन का विग्रह होता है जीवन भर। ठीक है, तो इसमें क्या है, समास जो है कौन सा है, अव्ययीभाव, ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें पूछा है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नारी भाषा में अनुवाद हुआ है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। ऑप्शन बी कह रहा है राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। ठीक है ना, यानी जो राजा हरिश्चंद्र थे उनकी तरह कोई सत्यवादी नहीं हुआ है। ऑप्शन सी कह रहा है पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाता है, देखिए एक शुद्ध वाक्य है वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये कुछ जो है नहीं होना चाहिए। टैगोर की रचनाओं का, है ना, कुछ का मतलब क्या है, कुछ का मतलब जो है यहाँ ये पूरा सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। इसी तरीके से राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई के जैसा होना चाहिए, है ना, सदृश का मतलब कोई नहीं बनता यहाँ पे, सेंटेंस सही नहीं बनता है। इसी तरीके से पद के चौथे चरण को, यानी पद के चौथे भाग को पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो ये भी कोई सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, चौथे भाग को। अब ये अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, तो ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, शुद्ध वाक्य की परिभाषा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, और इसमें पूछा गया है उत्कर्ष का विलोम है, निष्कर्ष है, उपसर्ग है, उपकर्ष है या फिर अपकर्ष है
या वो उत्सर्ग है, बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या होना चाहिए, उत्कर्ष का विलोम जो है आपका अपकर्ष है, ठीक है ना, अपकर्ष यानी आपका सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और यहाँ आपको क्या करना है, इनको मैच करना है, ठीक है ना। तो एक तरफ आपको साड़ी फर्स्ट और सेकंड दी हुई है, ठीक है ना, और इसमें जो है आपको इसका सही वो करना है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रतीक दिए गए हैं और उनका जो नाम दिया है, जैसे अल्प विराम कौन सा है, कोष्टक कौन सा है, संक्षेप सूचक कौन सा है, यह योजक कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपका कोष्टक की हम बात करें तो कोष्टक तो सभी लोगों को पता है, ठीक है ना, ब्रैकेट में बंद करना यानी कोष्टक में बंद करना, तो ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम बात करें अल्प विराम का चिन्ह जो होता है वो आपका ए का तीसरा हो जाता है। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है ये इस तरीके से वाला होता है ना, ठीक है, ये अल्प विराम होता है। अगर हम बात करें यहाँ अल्प विराम की तो इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें कोष्टक की तो अल्प विराम ये हो गया आपका, कोष्टक ये हो गया, ठीक है। संक्षेप सूचक जो है आपका, संक्षेप सूचक का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, वो आपका ये वाला होता है। देखिए ये जो दूसरे नंबर में संक्षेप सूचक का वाक्य, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। योजक जो है आपका ये वाला हो जाता है, यानी चौथे डी हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको मैच कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो आपको बताना है। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द जो है वो कौन सा है, कवयित्री है, घनिष्ठ है, घनिष्ठ बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, घनिष्ठ आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बात करते हैं कवयित्री की, तो कवयित्री जो है आपका ईर्षा कैसे लिखा जाता है, ईर्षा जो है आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये ईर्षा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। चिन्ह जो है आपका, चिन्ह भी आपका सही नहीं लिखा है। चिन्ह देखो कैसे लिखा जाता है, चिन्ह आपने यहाँ पे देखा होगा, जहाँ भी लिखा होगा देखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर है होता है, ये चिन्ह होता है, ठीक है ना। कवित्री में कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवित्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से कवित्री लिखा जाता है, तो ये आपका सही जवाब, बाकी ये तीनों के तीनों शुद्ध वर्तनी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, उसमें पूछा गया है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो जो आपका गमन शब्द है इसको बना परि लगेगा, आ लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, यानी गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आगमन, यानी इसमें क्या हम आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा आगमन, ठीक है ना, आगमन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विपरीत गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना, ठीक है। तो गमन को हम विपरीत बनाना है तो आगमन हो जाएगा, ठीक है। तो आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, यानी कि यही आपका विपरीत शब्द हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। अब देवता जो है आपका, इसका जो पर्यायवाची क्या होता है, किंकर होता है या फिर विबुद्ध होता है, विपुल होता है, लोकेश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देवता का पर्यायवाची जो शब्द है विद्युत है, आपका सही जवाब क्या है, विद्युत, ठीक है ना। तो देवता का जो पर्यायवाची क्या हो गया, विद्युत हो गया। और किंकर का जो होता है दास, किंकर का क्या होता है, दास, किंकर का होता है आपका दास। इसी तरीके से जो विपुल है इसका होता है बहुत अधिक, क्या होता है विपुल का, बहुत अधिक, ठीक है ना, विपुल का बहुत अधिक। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, लोकेश की, तो इसका होता है ब्राह्य का पर्यायवाची, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, विपुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे, और इसमें पूछा है हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम, ये जो 6 छतरी वाला है इसका क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आपका ये हलंत वाला कै जो है आपका, ठीक है ना, और सा, ये वाला जो सा होता है, ठीक है, से मिलकर बना, क्या बना,
कर, इस दोनों से मिला बनकर क्या, और इसका जो वर्ड होता है और इसी के बाद आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे का। ठीक है ना, ये जो है आपका इस क्रम से बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी आपका सही जवाब है। तो ये कुछ हिंदी के 23 क्वेश्चन थे। ठीक है, सी सेट में आपको ये 23 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने इसमें से 20 भी सही कर लिए तो आप ये मान लीजिए कि आप सीटेट क्रैक कर लेंगे। इसके बाद आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके रहते हैं रीजनिंग के, और रीजनिंग में भी आप 20 क्वेश्चन अगर कर लेंगे, 20 नहीं तो 15, और बिल्कुल बेसिक के अगर हम मैथ की भी बात करें तो 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो आप आसानी से सी सेट को आप क्रैक कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी को आप अपनाएं और अपने सी सेट को आप अपना क्रैक करें, और आगे की जो आपकी सफलता है मेंस के लिए आप प्रिपेयर करें। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।